हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में आपको मजा आ जाएगा। तो सेशन को एंड तक देखना और आप डेफिनेटली 101% कुछ नया सीख के जाओगे। आज का सेशन बहुत यूजफुल है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप मत करना, ठीक है? एक बार देख लो, देन जज द क्वालिटी। आप खुद बोलोगे कि थैंक यू मैम, ये सेशन बहुत ही यूजफुल रहा हमारे लिए। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, हमने जो पढ़ा है, हमने जो समझे हैं कॉन्सेप्ट्स, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ से सीखोगे आप बच्चे? आप सीखोगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट शार्प हो जाएं, क्रिस्प हो जाएं। और कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो डजेंट मैटर आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ इम्प्रूव कर रहे हो थ्रू दिस सीरीज, तो यू आर गुड टू गो। अगर सेम क्वेश्चन या मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट। एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आप जो हो वेल प्रिपेयर्ड रहो एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एग्जाम हॉल में जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट तरह से तो नहीं पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है एग्जाम की, तो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ऑल दो कॉन्सेप्ट्स वही होंगे, तो हमने वही सीखना है कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है, कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू विल बी एबल टू मार्क द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, डजेंट मैटर। कोई किसी को जज नहीं कर रहा, ना कोई किसी को जानता है। ठीक है, कोई आपका रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पे। तो डजेंट मैटर क्या मार्क्स ला रहे हो, क्या स्कोर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, 30 on 30 आ रहा है, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, लर्निंग, क्या आप लर्न कर रहे हो कुछ, क्या आप कुछ नया सीख रहे हो। ठीक है, तो वो यही फोकस करना है आपने बच्चे। चाहे मेरी सीरीज देखो, चाहे किसी की भी सीरीज देखो, क्या नया सीखा। ठीक है, क्या न्यू लर्न किया आपने, क्या आपकी दिन में नया आपने अपने लिए कुछ वैल्यूएबल वैल्यू एडिशन किया, वही चीज मैटर करती है। इवेंचुअली क्या होगा, वहीं से आपके मार्क्स जो होंगे फेच होंगे। ठीक है, एमसीक्यू जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है आपसे, आपको कहाँ पे चीजों को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, आपको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे ठीक करना है अपनी गलतियों को, वो कैसे पता चलेगा? जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आना और एमसीक्यू सॉल्व करना, आई अगेन रिपीट, कॉन्सेप्ट्स आना इज नॉट इक्वल टू एमसीक्यू सॉल्व होना। ठीक है, किसी के बच्चे के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, बट वो एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर पाता। रीजन बीइंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज सॉल्व तभी होंगे अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस जो होती है ना, प्रैक्टिस ही आपको क्या करती है, मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज राइट मार्क करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी कमांड बनेगी सब्जेक्ट पे। ठीक है, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो वो एकदम नहीं कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एमसीक्यू सीरीज से वो क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को शार्प कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सेट में भी हम आपके साथ 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कितने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे? 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमने टॉपिक 1 में कितने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए? 60 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। एक ही टॉपिक से हमने 60 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। तो इसके बाहर आई डोंट थिंक कि कोई भी एमसीक्यू फॉल करेगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो हियर एंड देयर यहीं से एमसीक्यूज बनेंगे। बस आपको क्या करना है, अपने एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ना है, एक एक आइटम को समझना है, एक एक
पॉइंट को समझना है, एक एक वर्ड को समझना है, लर्न कर लेना है, रट लेना है, ठीक है, कि कोई भी एमसीक्यू बने हियर एंड देयर आप नॉलेज अप्लाई करके क्या करो, मार्क राइट कर पाओ किसको, एमसीक्यू को। तो चलो अब हम देखते हैं कि आज के एमसीक्यूज हमारे किस पैटर्न के रहेंगे। तो बच्चे हम 3 टाइप्स के आज के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो एजर्शन वाले करेंगे, एजर्शन रीजनिंग वाले, जो बच्चों को थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं। उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। थर्ड वन हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, मतलब ये हमारा पैटर्न क्या रहेगा एमसीक्यूज का, सिंपल एमसीक्यूज नहीं करेंगे हम आपके साथ डिस्कस। फर्स्ट सेट में हमने आपसे सिंपल एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, बट अब जैसे जैसे सेट्स हम आगे बढ़ाएंगे तो एमसीक्यू का लेवल भी डिफिकल्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स तरह से प्रिपेयर करोगे तो इजी क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। एंड थर्ड टाइप के आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज रहेंगे, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, और आई विश एंड आई होप आप एंड तक वीडियो देखोगे और अटेम्प्ट करोगे एमसीक्यूज, जिससे क्या होगा, आपकी ही इंफॉर्मेशन, आपकी ही नॉलेज एनरिच होगी, आपको ही बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा, 100% आपको बेनिफिट होगा इन द एग्जामिनेशन हॉल। और जब एग्जाम होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए में से आए हैं या नहीं आए हैं। आपको खुद जज हो जाएगा कि क्या मैम ने यूजफुल तरह से हमें पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 विच यू हैव टू अटेम्प्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या चीज को फुट नोट की तरह हम शो करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को, कैपिटल को, या डेटर्स को। फुट नोट की तरह किसको शो किया जाता है, तो किसको शो किया जाता है, जल्दी से बताओ। सो द राइट आंसर इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में फुट नोट की तरह शो करते हैं, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट के बाहर शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते हैं, ठीक है। डिटेल में समझने के लिए वीडियो को देख लो, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एम्पल टाइम्स मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है और कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो आई विश जिन बच्चों ने पढ़ा है वो इसका राइट आंसर ही देंगे। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, सीजनल डिस्काउंट। जल्दी से बताओ क्या है इसका राइट आंसर, कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैश, ट्रेड, क्वांटिटी, सीजनल डिस्काउंट। सो द राइट आंसर इज ट्रेड डिस्काउंट, वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट बच्चों होता क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन दी प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, और कंसेशन इन दी प्राइस ऑफ गुड्स, राइट। डिस्काउंट क्या होता है, कंसेशन और अलोवेंस इन दी प्राइस ऑफ गुड्स, वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। 2 टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, कैश डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। देन उसके बाद है योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी। इक्विटी की कौन सी एग्जाम्पल है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बच्चों बहुत से बच्चों को डाउट था कि इक्विटी और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इक्विटी और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, कि क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है। अभी हम देखते हैं इस चीज को, बट आपको अभी बताना क्या है, एग्जाम्पल क्या है इक्विटी की, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो द राइट आंसर इज कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी, ठीक है। नाउ let me tell you the difference between the two, equity and capital. Both the terms sometimes are used interchangeably, ठीक है। कभी कभी नॉर्मली
जो होता है हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ऑल्दो ये दोनों टर्म्स जो है ये क्लोजली रिलेटेड हैं, क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस है। इक्विटी क्या होता है, टोटल क्लेम, किसका, ओनर का, ओनर का टोटल क्लेम ऑन द बिजनेस, ठीक है, टोटल क्लेम ऑन द बिजनेस, वो क्या हो गया, इक्विटी हो गया, राइट। कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर और ओनर इन द बिजनेस, वो क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। तो टोटल क्लेम में क्या आएगा बच्चों, टोटल क्लेम में आप क्या करते हो, कैपिटल तो आएगा ही, टोटल क्लेम में कैपिटल तो आएगा ही ना। ओनर के टोटल क्लेम में क्या आएगा, एक तो जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है प्लस जो प्रॉफिट्स हुए हैं, राइट, जो प्रॉफिट्स हुए हैं या जो रिजर्व्स हैं उसमें से लॉस को माइनस कर दोगे, ठीक है, और जो ड्राइंग्स हुई हैं उसको माइनस कर दोगे, तो पता चलेगा कि उसकी इक्विटी, ओनर की इक्विटी कितनी है, समझ आया। तो आई अगेन रिपीट, इक्विटी क्या होती है, टोटल क्लेम ओनर का जो बिजनेस पे वो क्लेम करता है या कर सकता है, ठीक है, वो क्या हुई, इक्विटी हुई। तो टोटल क्लेम का मतलब क्या हुआ, तो ओनर का टोटल क्लेम क्या हुआ, कितना वो क्लेम कर सकता है, जो मतलब उसका हक कितना है, जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो प्रॉफिट्स हुए हैं और जो रिजर्व्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं अभी, ठीक है, उसमें से लॉस को अगर माइनस कर दोगे और ड्राइंग्स को माइनस कर दोगे, ड्राइंग्स मतलब जो ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा बाहर निकाला है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, तो वो क्या होगा, टोटल क्लेम होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। मतलब ओनरशिप, इन वन वर्ड ओनरशिप, इक्विटी मतलब ओनरशिप या उसका हक कितना बन रहा है, कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। छोटे लेवल पे स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो कौन सी टर्म यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं, बट कंपनीज में क्या यूज किया जाता है, इक्विटी यूज किया जाता है, टर्म इक्विटी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में इसका डिटेल डिफरेंस भी समझाया है, आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। और रेगुलर अपडेट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा स्टडी बडी विद सुरभि, ठीक है, और ये मैं लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप जाके ज्वाइन कर लो। और साथ में अगर किसी को पीडीएफ्स चाहिए हैं, ठीक है, पीडीएफ्स ऑफ अकाउंटेंसी एज वेल एज अदर्स, तो वो क्या कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है, अपने आप को एनरोल करवा सकता है, ठीक है। मैसेज करना है आपने 7006864055 पे, एक नॉमिनल सी फीस से हम आपको एनरोल करवा देंगे, बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस है। तो आपको उसमें हम पीडीएफ्स देंगे, अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट देंगे, जो भी जेकेएसएस भी पूछती है, जेकेएसएस भी स्पेसिफिक रहेगा वो कंटेंट, ठीक है। तो वहां से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, तो जल्दी से आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू इन दैट ग्रुप, ठीक है, जल्दी से एनरोल करवा लो। और फीस एक्सट्रीमली नॉमिनल है, ठीक है, बहुत ही कम फीस है, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इक्विटी समझ आ गया, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कौन से लाइबिलिटीज हैं, क्या ये करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज हैं, कौन सी लाइबिलिटीज हैं, तो दीज आर योर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस एंटिटी assumption implies, बिजनेस एंटिटी assumption क्या बताती है, ओनर एंड बिजनेस आर सेम, business and owner are separate, business exists forever, cash basis accounting। business entity assumption
क्या बताती है? 4 टाइप के assumptions हमने पढ़ी थी बच्चों। कौन सी थी? बिजनेस एंटिटी assumption, गोइंग कंसर्न assumption, मनी मेजरमेंट assumption एंड लास्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड assumption। तो हमने ये 4 assumptions पढ़ी थी। तो इसमें बिजनेस एंटिटी assumption क्या बताती है कि बिजनेस एंड ओनर आर सेम और सेपरेट। चलो इतना मैंने हिंट दे दिया, बताओ जल्दी से आंसर दो इसका। सो द राइट आंसर इज बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट। ठीक है, मतलब बिजनेस और ओनर दोनों सेम नहीं है। बिजनेस की लाइबिलिटीज बिजनेस की हैं, ओनर की लाइबिलिटीज ओनर की हैं। ठीक है, बिजनेस को स्यू किया जाएगा या बिजनेस किसी को स्यू कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर हो गया। ऑल्दो होता तो ओनर ही है, बट कभी कभी क्या होता है ओनर और बिजनेस सेम नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, बिजनेस एंटिटी assumption क्या बताता है, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ओनर को अगर स्यू किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस भी स्यू हो रहा है साथ में। समझ आई? बिजनेस को अगर स्यू किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर भी हो रहा है। ऑल्दो बिजनेस किया जाएगा तो ओनर होगा, क्योंकि बिजनेस ओनर का ही है, बट माना जाता है बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। अगर ओनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी है वो ओनर की है, बिजनेस की कोई लाइबिलिटी है तो वो बिजनेस की है। ऑल्दो पे तो ओनर ही करेगा ना, तो पर इसमें बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं वो आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी होती हैं। खुद को क्या समझना होता है, हम क्या हैं, बिजनेस हैं। ठीक है, हम क्या हैं, बिजनेस हैं। फिर अगर आप ट्रांजैक्शंस करोगे तो आपकी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सही होंगी। अगर आप अपने आप को ओनर बना लोगे तो कंफ्यूज कर लोगे, मिक्स कर लोगे कॉन्सेप्ट्स को, तो गलत हो जाएंगे आपके आंसर्स। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है या बिजनेस एंटिटी assumption क्या बोलती है, बिजनेस और ओनर आर सेपरेट। ठीक है, बिजनेस की लाइबिलिटीज बिजनेस की हैं, ओनर की लाइबिलिटी ओनर की है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion रीजनिंग क्वेश्चन। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्या होता है। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अराइजेस ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? असर्शन बताई हुई है इन्होंने। ठीक है, डेफर्ड टैक्स डेफर्ड टैक्स डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अराइजेस ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। रीजन क्या बोला हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट आर ऑलवेज इक्वल। तो असर्शन स्टेटमेंट ये दिए, रीजन उसका ये दिया हुआ है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो है वो होता है ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। रीजन बोला हुआ है अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों ऑलवेज इक्वल रहता है। तो बताओ, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ए मतलब assertion, आर मतलब रीजन। बोथ बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। A is true, R is false. A is false, R is true. तो क्या है इसका आंसर? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस राइज ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। रीजन है क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट इक्वल होता है, इसीलिए होता है। क्या है इसका आंसर? सो द राइट आंसर इज सी, A is true, R is false. ठीक है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस जो होता है वो क्यों अराइज होता है, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। और रीजन क्या है, टाइमिंग डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों का क्या रहता है, रूल्स अलग अलग रहते हैं। ठीक है, ये इक्वल नहीं रहता है, क्योंकि अकाउंटिंग रूल्स अलग होते हैं। अकाउंटिंग रूल से अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है, इनकम टैक्स रूल से टैक्सेबल प्रॉफिट मिलता है, तो ये दोनों अलग अलग रहते हैं। डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एक बार प्लीज वॉच आउट कर लो। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको सारा समझाने बैठ जाऊंगी कॉन्सेप्ट्स, तो फिर वो वीडियोस का क्या फायदा जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो एक बार वो देखोगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्या होगा, ये वाले एमसीक्यू से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट शार्प होंगे। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाऊंगी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगी। ठीक है, कि अप्रोच कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या एडवांटेज नहीं है, मतलब व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग।
हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्या अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है? लीगल एविडेंस, प्रोवाइड लीगल एविडेंस प्रोवाइड करती है या नहीं करती है? रिकॉर्ड्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है? फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। सो द राइट आंसर इज, गिव मी राइट आंसर. Yes. So the right answer is records qualitative information. So this is not the advantage of accounting. Accounting में qualitative information नहीं record होती है. क्या record होती है? Only quantitative information. जो भी आप मनी में मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो जिसको, वो ही रिकॉर्ड किया जाता है. तो यस, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. आप डिसीजंस लेते हो, इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, समराइज करते हो, कम्युनिकेट करते हो. क्यों कम्युनिकेट करते हो? कि आप डिसीजन ले पाओ. लीगल एविडेंस की तरह ये वर्क करता है क्योंकि स्टेटमेंट्स बनी होती है, बैलेंस शीट एंड ऑल दैट स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो एज अ लीगल एविडेंस की तरह काम करता है. एंड कंपैरिजन तो होता ही है. आप अपने रिकॉर्ड्स को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो या अपने ही 1 ईयर के रिकॉर्ड्स को सेकेंड ईयर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो. सो रिकॉर्ड्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. So your next question is, depreciation is charged because of the going concern assumption. Business is assumed to continue for an indefinite period. रीजन बोला हुआ है, ठीक है. assertion क्या बोली है? डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज की जाती है? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption. रीजन दिया है, बिजनेस इज assumed टू कंटिन्यू फॉर indefinite period. तो क्या बोथ ट्रू है, ए एंड आर एक्सप्लेन्स ए, या बोथ ट्रू हैं बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. तो क्या इसका राइट आंसर है? आई विल गिव यू 5 seconds. थिंक अबाउट द क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न assumption. बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न assumption. अब गोइंग कंसर्न assumption क्या होती है बच्चों? गोइंग कंसर्न assumption क्या बताती है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, ठीक है. फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होती है? कंटिन्यूटी असम्पशन पे बेस्ड होती है, ठीक है. तो कंटिन्यूटी असम्पशन पे बेस्ड है कि एक बिजनेस जो है वो चलता ही रहेगा. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो बंद करने के मोटिव से स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है. तो डेप्रिसिएशन क्या इसीलिए चार्ज की जाती है? तो रीजन क्या है? बिजनेस इज अज्यूम टू कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड. रीजन भी दिया हुआ है. तो बताओ क्या आंसर होगा? तो यस, ए इज द राइट आंसर. डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है वो क्यों चार्ज की जाती है? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption. और रीजन क्या है? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है इनडेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, राइट. तो बच्चे क्या है इसमें गोइंग कंसर्न assumption में क्या होता है? जो आपके एसेट्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड किस पे किए जाते हैं? यूज वैल्यू पे, ठीक है. नॉट की मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते, यूज वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाते हैं. यूज वैल्यू मतलब जो भी एसेट का प्राइस होता है ना उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो. क्यों करते हो? इसी पर्पज से करते हो कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, ठीक है. क्यों करते हो? इसीलिए करते हो, बिजनेस को आपने शट डाउन करने के लिए स्टार्ट नहीं किया होता है. तो एसेट्स जो हैं उनमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, ठीक है. उनमें से क्या करते हो? डेप्रिसिएशन माइनस करते हो और उसकी यूज वैल्यू बताते हो, ठीक है, कि उसकी यूज वैल्यू कितनी है. अभी उसकी आप उससे कितना यूज ले सकते हो. जैसे 50,000 का यूज ले सकते हो, ठीक है, मतलब 50,000 अर्न कर सकते हो, 60,000 अर्न कर सकते हो, 10,000 अर्न कर सकते हो. तो एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर यूज वैल्यू. क्यों? यूज वैल्यू कैसे मिलती है? प्राइस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो यूज वैल्यू आपको मिलती है. नहीं समझ आया? एक बार कंसेप्ट्स को पढ़ लो, वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपको फिर से, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे क्लियर किया हुआ है, राइट. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. It shows asset, liabilities, capital on specific date. बताओ इसको जल्दी से. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है. बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो क्या बताती है?
फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। रीजन बोल रहा है इट शोज एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल ऑन स्पेसिफिक डेट, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक डेट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको समझ आ रहा होगा, मैंने आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंस बताया था होलसम। तो बताओ जल्दी से इसका आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सो द राइट आंसर इज बच्चों बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ए बता मतलब आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना ए को, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बताती है, क्योंकि ये शो करता है एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल को कहाँ पे, ऑन स्पेसिफिक डेट, मतलब ऑन पॉइंट ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। डिफरेंस अगर नहीं पता है तो एक बार बैलेंस शीट वाली वीडियो जाके देख लो। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a claim of 1,50,000 is pending against the business in court. The firm has also incurred preliminary expense of 40,000. 1,50,000 का क्लेम पेंडिंग है बिजनेस का कोर्ट में, ठीक है, 1,50,000 का क्लेम पेंडिंग है बिजनेस का कोर्ट में। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी हुआ है 40,000 का। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ विल द क्लेम बी ट्रीटेड, क्लेम को कैसे ट्रीट करोगे। लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट, क्या ये लाइबिलिटी की तरह शो होगा बैलेंस शीट में, एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट और शोन एज फुटनोट। जल्दी से बताओ, अब ये आंसर आना चाहिए। ऑल्दो दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका आंसर दो। क्लेम ऑफ 1,50,000 जो पेंडिंग है बिजनेस का इन द कोर्ट, उसको आप कैसे दिखाओगे, लाइबिलिटी की तरह शो करोगे, एक्सपेंस की तरह शो करोगे, एसेट की तरह शो करोगे या फुटनोट की तरह बताओगे। तो द राइट आंसर इज डी, शोन एज फुटनोट। क्यों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये क्या है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है या नहीं भी हो सकती अकॉर्डिंग टू द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी, अब आपको केस है, पेंडिंग है केस, अब हो सकता है 1,50,000 आप पे पेनाल्टी पड़ जाए, ठीक है, तो हो सकता है नहीं पड़े, राइट। तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, आप इसको एज अ फुटनोट की तरह बताते हो। साथ ही में फर्म को इनकर हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ 40,000। तो अब आपको क्या बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स या करंट एसेट्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है 40,000 के, ये क्या है, सो दीज आर योर फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं, ये फेक एसेट्स होती हैं, ये वो एसेट्स होती हैं जो असली में एसेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट हम इनको एसेट्स कंसीडर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमने वन टाइम में सबसे पहले कर लिया होता है और उसका बेनिफिट हम लॉन्ग समय तक लेते हैं, ठीक है। वो एक्सपेंस जो हम पहले ही कर देते हैं, मतलब प्रीपेड एक टाइप से, ठीक है, वो एक्सपेंस जो हम पहले ही कर देते हैं, ठीक है, और उसका बेनिफिट हम लंबे समय तक लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो वो जो एक्सपेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को एक बार जाके देख लो, अच्छे से समझाया है वहां पे, मैंने फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाया है, ठीक है, कैसे समझाया, फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके समझाया है। Then your next question is deferred tax expense is shown in, deferred tax expense को कहाँ दिखाते हो आप, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। So the right answer is, try to answer deferred tax expense. So the right answer is profit and loss account. अब मैम आपने बोला कि फिक्टिशियस एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो अगर फिक्टिशियस एसेट्स होंगे तो उसको फिक्टिशियस एसेट्स बताएंगे, पर जब वो एक्सपेंस बन जाएगा, जिस साल का वो एक्सपेंस बनेगा, तो उसे क्या बताओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में बताओगे ना, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पर जो अमाउंट होगा, मतलब कि सपोज आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे 1,00,000 रुपीज खर्च किए है, ठीक है, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे छोटी सी अमाउंट लेते हैं 1,000, ठीक है,
₹1000 खर्च किया और आपने सोचा है कि ₹1000 आपके 10 साल में पूरे होंगे, ठीक है? तो 1 ईयर में कितना एक्सपेंस आएगा? डिवाइड करोगे, ₹100 आएगा, मतलब ₹100 आपका 1 ईयर में एक्सपेंस आएगा, जो 10 साल में पूरा हो जाएगा। कितना? ₹1000 पूरा हो जाएगा। तो आप हर साल कितने कितने पैसे खर्चोगे? 100 रुपीज क्या करोगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस शो करते जाओगे। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आप कितना शो करते जाओगे हर साल? 100 रुपीज, ठीक है? और फिक्टिशियस एसेट कितना बचता जाएगा? वो माइनस होता जाएगा। जैसे 1000 में से जब आपने 100 दिया तो 100 माइनस हो गया, 900 आपका फिक्टिशियस एसेट आ गया। जब आपने सेकेंड ईयर का भी दे दिया तो 1000 में से 200 माइनस हो गया, 800 फिक्टिशियस एसेट आ गया। समझ आया? तो ऐसे आपका शो होता है। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at the end of the year, rent 3000 was outstanding, insurance 1200 was prepaid. 3000 रेंट जो है आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड है 1200। तो जल्दी से बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा एसेट को, इंक्रीज करेगा लाइबिलिटीज को, डिक्रीज करेगा कैपिटल को ओनली, या इंक्रीज करेगा इनकम को? आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आपका क्या है? आउटस्टैंडिंग है, देने वाला है रेंट, मतलब आपका रेंट ड्यू हो चुका है पर अभी तक पे नहीं किया है, पे करना है आपने, तो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो इससे क्या होगा? एसेट्स इंक्रीज होंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी, डिक्रीज कैपिटल या इंक्रीज इनकम? सो वेरी गुड, लाइबिलिटीज क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। सो द राइट आंसर इज बी, इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज, ठीक है? देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीपेड इंश्योरेंस। वहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस है, वो क्या, उससे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे है ना कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है प्रीपे कर दिया 1200, मतलब पहले ही पे कर दिया। इंश्योरेंस क्या किया? पहले ही पे कर दिया। तो एनीथिंग प्रीपेड इज ट्रीटेड एज व्हाट? अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है? इट विल इंक्रीज एक्सपेंस, डिक्रीज एसेट, इंक्रीज एसेट या इंक्रीज लाइबिलिटी? तो इट विल इंक्रीज द एसेट, ठीक है? तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपने क्या करी? इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया आपने। एग्जाम्पल, आपकी इंश्योरेंस ड्यू होनी थी फरवरी में। कब होनी थी? फरवरी में ड्यू होनी थी। आपने जनवरी में ही क्या कर दी? पे कर दी। तो पहले पे कर दी ना, पहले पे कर दी तो क्या हो गया? आपको अब फरवरी में जाके पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऑल्दो हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हमें जब एक्सपेंस क्या होगा? अकर होगा, तभी हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है? एक्सपेंस जब अकर होगा हमें तभी रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड हम फरवरी में करेंगे, पर पे हमने कब कर दिया? जनवरी में कर दिया, मतलब प्री पे कर दिया ना। तो प्री पे कर दिया तो हमारा एसेट बढ़ गया, क्योंकि कोई भी चीज प्रीपेड होती है वो हम कैसे कंसीडर करते हैं? एज एसेट कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट बन जाता है, ठीक है? क्योंकि वहां से हम क्या करते हैं? फ्यूचर में वहीं से हम क्या करते हैं? अमाउंट लेके यूज कर लेते हैं। क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डेटर ऑफ 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। एक डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है? डेटर, रिसीवर, क्रेडिटर, गिवर, ठीक है? आपने पैसे रिसीव करने थे किसी से, वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड उसने कितने पे किए? 6000 पे किया फाइनल सेटलमेंट। उसने कहा मैं 6000 ही पे करूंगा। अब अमाउंट ऑफ बैड डेट विल बी, जो अमाउंट होगी बैड डेट की वो कितनी होगी? 6000 होगी, 14000 होगी, 20000 होगी या 2600? तो कितनी होगी? 20,000 में से 6000 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 14,000। तो बैड डेट अमाउंट कितनी होगी? 14,000 होगी, ठीक है? बैड डेट अमाउंट कितनी होगी? 14,000 होगी, राइट? अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है बैड डेट का, हमने बैड डेट और इंसॉल्वेंसी को बहुत डिटेल में कवर किया है, उनका डिफरेंस समझा है, ठीक है? इन वन वर्ड, बैड डेट क्या होता है? अमाउंट नॉट रिकवरेबल। जो अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पाते हो उसे बोलते हो बैड डेट, ठीक है? जो पर्सन अमाउंट नहीं पे कर पाता है और जो अमाउंट नहीं रिकवर होती है उसे बोला जाता है बैड डेट,
ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओनर ने विड्रू किए गुड्स वर्थ 8,000 फॉर पर्सनल यूज। इसके क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रू करे हैं। तो क्या इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? क्या इफेक्ट आएगा? क्या एसेट्स डिक्रीज होंगे, कैपिटल इंक्रीज होगी? एसेट्स इंक्रीज होंगे, कैपिटल डिक्रीज होगी? एसेट डिक्रीज होंगे, कैपिटल डिक्रीज होगी, या नो इफेक्ट? जल्दी से बताओ। पर्सनल यूज के लिए ओनर ने गुड्स विड्रू की हैं 8,000 के। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ओनर की इक्विटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इक्विटी मतलब ओनर की कैपिटल। कैपिटल जो है इक्विटी का ही पार्ट है, इसीलिए कैपिटल भी बोल सकते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो ओनर की इक्विटी या ओनर की कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये आंसर तो चला गया, ये भी चला गया, बचा क्या? ये दो बचा। तो अब आपको देखना है, अगर कैपिटल कम होती है तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? तो एसेट्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? जल्दी से बताओ। तो बच्चों एसेट्स भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि क्या इक्वेशन होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो अगर कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल रिड्यूस हो रही है, तो एसेट्स भी तो रिड्यूस हो जाएंगे। समझ आई? अगर लाइबिलिटी सपोज 0 है, कैपिटल है आपकी 2,000, पहले पहले मतलब अर्लियर, अर्लियर कितनी कैपिटल है? 2,000 है, तो 2,000 ही एसेट्स होंगे। ठीक है, लाइबिलिटी अगर 0 है तो। अब आपने ड्राइंग्स कर दी 800 की, 800 की क्या की? ड्राइंग्स की। अब आपके पास कैपिटल कितनी बची? 1200 बची, प्लस 0, तो एसेट्स कितने होंगे आपके पास? एसेट्स भी कितने होंगे? 1200 के ही होंगे। समझ आई? इसलिए क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या आएगा ड्राइंग्स का? एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेडर सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 to R, allowing 10% trade discount and 5% cash discount for immediate payment. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझना इसको। ठीक है, अगर तो आता है जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। अमाउंट रिकॉर्डेड एज सेल्स विल बी 50,000, 47,500, 45,000 या 42,500, 42,750, आई एम सॉरी। तो ट्रेडर ने गुड्स बेचे वर्थ 50,000 के, किसको? आर को, और उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, और 5% का क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया फॉर इमीडिएट पेमेंट। अब आपने बताना है कि अमाउंट रिकॉर्डेड एज सेल्स, सेल्स में आप कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करोगे? जल्दी से बताओ, कितनी अमाउंट आप रिकॉर्ड करोगे? पॉज करके वीडियो को पॉज करके बता दो इफ यू नॉट एबल टू कैलकुलेट इन वन गो। चलो इसको, चलो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो सेल्स हमेशा बच्चों क्या होता है? सेल्स हमेशा नेट इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। नेट इनवॉइस प्राइस, सेल्स हमेशा किस पे रिकॉर्ड होता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट के बाद के अमाउंट, मींस ट्रेड डिस्काउंट के बाद की अमाउंट। ठीक है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट के बाद की अमाउंट जो होगी ना, तो सेल्स आपका उस पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, रिकॉर्ड मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स कैसे रिकॉर्ड होगा, कितना रिकॉर्ड होगा? वो नेट इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेट इनवॉइस प्राइस क्या होता है बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट जब आप माइनस कर देते हो ना लिस्ट प्राइस में से, ट्रेड डिस्काउंट जब आप माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आता है? नेट इनवॉइस प्राइस आता है, एनआईपी आता है। ठीक है, क्या आता है? एनआईपी आता है, जब आप लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हो। ठीक है, तो अब आप बताओ, ट्रेडर ने गुड्स बेचे आर को 50,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 50,000 का 10% कितना हुआ?
5000, तो 5000 डिस्काउंट दिया तो सेल्स कितनी रिकॉर्ड होंगी बच्चों? ये हो गया लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस हो गया ना कि प्राइस कितना लिस्ट हुआ है, लिस्टेड प्राइस कितना है, 50,000 है। पर हमने कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है सेल्स को? इनवॉइस प्राइस पे। किस पे रिकॉर्ड करना है? इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? लिस्ट प्राइस में से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5000। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। तो क्या अमाउंट आएगी? 45,000 इज द राइट आंसर। समझ आई? तो सेल्स जो रिकॉर्ड होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कितनी रिकॉर्ड होंगी? 45,000 रिकॉर्ड होंगी। ठीक है। अब बच्चों आप पूछ सकते हो कि मैम कैश डिस्काउंट कहाँ गया, उसको क्यों नहीं हमने माइनस किया या उसको हमने शो नहीं किया? ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते हो, बल्क में परचेज किया होता है, ये एडजस्टेड होता है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस में। समझ आई? पर कैश डिस्काउंट जो है वो आप अलग से शो करते हो। कैश डिस्काउंट क्या करते हो? अलग से शो करते हो। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेल्स। पार्ट ऑफ सेल्स का नहीं होता है पार्ट। ठीक है, सेल्स का पार्ट नहीं होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये एक एक्सपेंस होता है जिसको आप अलग से शो करते हो कि डिस्काउंट एलो किया है। डिस्काउंट एलो किया है, ये आप अलग से शो करते हो। कैश डिस्काउंट सेल्स को रिड्यूस नहीं करती। ठीक है, कैश डिस्काउंट सेल्स को रिड्यूस नहीं करती क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। समझ आई? तो ट्रेड डिस्काउंट आप इग्नोर करते हो, बुक्स में नहीं शो करते हो। कैश डिस्काउंट अलग से एक्सपेंस इनकम शो होता है। समझ आया? तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया इसको फिर से एक बार समझो। ठीक है, तो इन शॉर्ट ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है और बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, और ये नेट इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? जो कैश डिस्काउंट है वो आपको नेट इनवॉइस प्राइस पे दिया जाता है। कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस पे। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैश डिस्काउंट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यही है। अब आपने बताना है कैश डिस्काउंट अलाउड विल बी, ट्रेडर ने गुड सोल्ड के 50,000, सेम है स्टेटमेंट। आर को 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 5% कैश डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट अलाउड विल बी, कितना कैश डिस्काउंट अलो किया जाएगा? 5% का कैश डिस्काउंट है ना, तो कितना अलो किया जाएगा? कैसे निकालेंगे? 50,000 में से 50,000 का पहले हम 10% निकाल लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5,000 आया, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास आ गया कितना? 5,000। लिस्ट प्राइस हमारे को पता है कितना है? 50,000। 50,000 में से आप माइनस करोगे 5,000, 45,000 आपके पास क्या आ गया बच्चों? नेट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट आप किस पे देते हो? नेट इनवॉइस प्राइस पे देते हो। ठीक है, जो नेट इनवॉइस प्राइस है जो एडजस्टेड होता है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट जिसमें एडजस्टेड होता है, उस पे कैश डिस्काउंट देते हो और बताते हो कि कितना एक्सपेंस हुआ, कितना डिस्काउंट आपने बेसिकली एलो किया है। ठीक है, तो नेट इनवॉइस प्राइस कितना है? 45,000। इस पे आप दोगे 5%, कितना आ जाएगा? 2,250। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। तो कैश डिस्काउंट किस पे अलो किया जाता है? नेट इनवॉइस प्राइस। जो कैसे मिलता है? लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हो, उस प्राइस पे आप फिर क्या देते हो? कैश डिस्काउंट देते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a firm purchased machinery in 2023 for 5 lakh. Due to continuous losses, management decided not to charge depreciation, assuming the business may close soon. फर्म ने मशीनरी परचेज की 2023 में 5 लाख की, पर लॉसेस हो ही जा रहे थे कंटिन्यूअस, तो मैनेजमेंट ने सोचा कि हम डेप्रिसिएशन ही नहीं चार्ज करते, क्योंकि अगर करते रहे तो बिजनेस जो है जल्दी से बंद हो जाएगा। तो विच अकाउंटिंग एजम्पशन इज वायलेटेड? सी,
हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस को, हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस एंटिटी assumption वायलेट हुई, कंसिस्टेंसी assumption वायलेट हुई, गोइंग कंसर्न या एक्रूअल। सो द राइट आंसर इज गोइंग कंसर्न assumption, क्योंकि हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारा assumption क्या होता है, हमने बंद नहीं करना है, बिजनेस जो है फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा। बट यहाँ पे क्या, कौन सी assumption को वायलेट किया जा रहा है, गोइंग कंसर्न assumption को वायलेट किया जा रहा है। एक्रूअल assumption क्या होती है, वो assumption, ये assumption क्या कहती है कि आपने एक्सपेंसेस या इनकम्स को तब रिकॉर्ड करना है जब वो अकर होती हैं, नॉट व्हेन दे आर एक्चुअली पेड और रिसीव्ड। ये कॉन्सेप्ट में बहुत डाउट्स था बच्चों को, इसीलिए बता रही हूँ। एक्रूअल assumption में क्या बोलती है, एक्सपेंस और इनकम जब अकर हो तब ही रिकॉर्ड करना है, ये नहीं देखना कि पैसा पे कब किया या पैसा रिसीव कब हुआ। मीन्स कि सपोज फरवरी में एक इवेंट अकर हुआ, ठीक है, सैलरी देनी थी, ठीक है, सैलरी पेड, ठीक है, आपने सैलरी पे की, फरवरी में पे करनी थी, मार्च आ गया, ठीक है, मार्च में जाके आपने एक्चुअल में सैलरी क्या की, पे की, ठीक है। फरवरी में सैलरी देनी थी, मार्च में जाके पर आपने पे की। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में आप फरवरी में दिखाओगे या मार्च में दिखाओगे, तो आप कब दिखाओगे, फरवरी में दिखाओगे, क्योंकि हमारा एक्रूअल assumption क्या बोलता है, एक्सपेंस और इनकम जब अकर हो तभी रिकॉर्ड कर लेनी है, तो अकर कब हुई, फरवरी में। ऑन द सेम हैंड सैलरी पे, ठीक है, आपने जनवरी में पे कर दी, फरवरी में अकर होनी थी अभी पर आपने जनवरी में ही पे कर दी, तो अब कब रिकॉर्ड करोगे, जनवरी में करोगे या फरवरी में। तो बच्चे आप कब करोगे, फरवरी में ही करोगे, जब अकर होगा इवेंट तभी करना है, ये नहीं देखना कि इनकम कब पे की कब रिसीव हुई, ठीक है। तो जनवरी में आपने ऑलरेडी पे कर दी है, तो ये आपका प्रीपेड बन जाएगा, ठीक है, सैलरी क्या बन जाएगी, प्रीपेड हो जाएगी, आप इसको एसेट की तरह कंसीडर कर लोगे जब फरवरी में आपने पे करनी होगी। समझ आया कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब इवेंट अकर होगा एक्सपेंस और इनकम तभी माना जाएगा, ये नहीं देखना कि कब पे हुआ है या कब रिसीव हुआ है। क्लियर। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a firm purchased machinery in 2023 for 5 lakh. Due to continuous losses, management decided not to charge depreciation, assuming business may close soon. So the non-charging of depreciation will result in, अब जो नहीं हम चार्ज करें डेप्रिसिएशन, उसका क्या रिजल्ट आएगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिट, नो इफेक्ट। क्या इसका आंसर होगा, जो चार्ज नहीं किया डेप्रिसिएशन उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, सी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड प्रॉफिट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे लगती है, एसेट्स पे लगती है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन खुद क्या है, एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश, ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाया जाएगा ही, पर एसेट्स की भी ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि एसेट्स आपके ज्यादा वैल्यू के शो होंगे ना। अगर एसेट्स आपका 2 लाख का है, एसेट आपका 2 लाख का है, उसमें आपने डेप्रिसिएशन 50,000 माइनस ही नहीं की, तो आप 2 लाख ही शो करोगे और 50,000 आप खर्चा भी नहीं दिखाओगे। समझ आए। तो इससे क्या होगा, ओवर स्टेटमेंट होगा, ज्यादा आप दिखा दोगे एसेट्स और प्रॉफिट को। Now your next question is, which of the following causes depreciation? क्या कॉज होता है डेप्रिसिएशन का, इन्फ्लेशन, वियर एंड टेयर, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट या कैपिटल इंट्रोडक्शन। सो द राइट आंसर इज बी, वियर एंड टेयर। वियर एंड टेयर की वजह से ही डेप्रिसिएशन होती है, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ट्रीटेड एज एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल। इनकम आपने एडवांस में ही रिसीव कर ली, ठीक है, इनकम आपने क्या किया, एडवांस में ही आपको रिसीव हो गई, तो इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, ठीक है, इनकम
पहले ही रिसीव हो गई, फेब्रुअरी में रिसीव होनी थी, जनवरी में इनकम रिसीव हो गई, अब फेब्रुअरी में क्या होगा, नहीं रिसीव होगी, तो इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद कॉस्ट असर्टेनमेंट. कॉस्ट असर्टेन कौन सी अकाउंटिंग ब्रांच से करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. वेरी इजी क्वेश्चन. सो द राइट आंसर इज सी, कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या करते हो, कॉस्ट को असर्टेन करते हो. फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, राइट. एंड नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग कंसर्न assumption is essential for charging depreciation. बिल्कुल ठीक है. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज्यूमिंग एसेट्स विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस. तो क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताओ. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. सो द राइट आंसर इज ए. ठीक है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है वो जरूरी होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए. क्यों, क्योंकि माना जाता है कि एजम्पशन, क्या एजम्पशन होती है कि जो हमारे एसेट्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले हैं, तभी उनको हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, यूज वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे. ठीक है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होते हैं. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. रीजन क्या बोला है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस. तो both E and R are true and R is the correct explanation. Both E and R are true, R is not the explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. So the right answer is C. क्योंकि accounting not only records cash transactions but it records credit transactions as well. है ना, हमने पढ़ा है. बट अगर लिखा होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस तो फिर ठीक होता. ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. तो ओनली मनी की रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा तो फिर सही होगा. ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है कैश भी ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट भी ट्रांजैक्शंस. ठीक है. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंश्योर्स कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आप कंपेयर कर सकते हो. प्रिंसिपल्स आर रिजिड रूल्स एनफोर्स्ड बाय लॉ. लॉ एनफोर्स करता है, रीजन बोला है. तो बताओ इसका आंसर क्या है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो डेफिनेटली हेल्प करता है कंपेरेबिलिटी में. आप अपने रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर सकते हो अपने साथ ही और किसी दूसरे के साथ भी. ठीक है, देन पर प्रिंसिपल जो है वो रिजिड रूल्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ ऐसा कुछ नहीं होता. प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स इज इक्वल टू गाइडलाइंस. प्रिंसिपल क्या होती है, गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता वो कौन इन्फोर्स करता है, वो लॉ इन्फोर्स करता है. बट प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं, तो ये लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होता है. ठीक है, तो जैसे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है तो ये मर्जी होती है कि आप ये फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. अगर नहीं करोगे तो कोई लॉ एनफोर्स, ये लॉ एनफोर्सिएबल नहीं रहते हैं. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल कोई रिजिड रूल्स नहीं रहते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं. राइट. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज creditors are the person to whom the business owes money. They arise due to credit purchases of goods and services. Creditors वो लोग होते हैं, हमने पढ़ा creditors givers होते हैं, to whom the business owes money. ठीक है, they arise due to credit purchase of goods or services. So tell me what is the right answer. So the right answer is credit are the creditors person to whom the business owes money. ठीक है, बिल्कुल. बिजनेस ने, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं. क्रेडिटर्स आर द गिवर्स हु ओज मनी टू द बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को पैसे दिए हुए हैं. दे आर राइट ड्यू टू क्रेडिट परचेज. आपने क्रेडिट पे परचेज किया तभी तो क्रेडिटर्स बने हैं. ठीक है, सो द आंसर इज ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी, इट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली। जल्दी से बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप बिजनेस के लिए करते हो, क्यों करते हो? फॉर द सेल, फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट या फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये अपग्रेड करते हो एसेट को, तो कौन सा एक्सपेंडिचर करते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। तो इससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। इट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली, नो, दिस इज रॉन्ग। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ये आपको लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ठीक है। Now your next question is accrued income is shown as current assets. It represent income earned but not yet received. अब इसका बताओ, accrued income क्या करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है? It represent income earned but not yet received. So yes, both are true and R is the correct explanation. Accrued income वो इनकम होती है जो आपने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं की, ठीक है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सपोज सैलरी आपने रिसीव करनी थी, ठीक है, फेब्रुवरी में, मार्च आ गया है, ठीक है, अभी फेब्रुवरी हो गया, आपको अर्न हो गई है, मतलब अर्न हो गई है, ड्यू इवेंट अकर हो गया है पर रिसीव नहीं हुई, ठीक है। रिसीव आपको मार्च में जाके होती है, अप्रैल में होती है, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे कि वो कौन सी इनकम है? वो है एक्रूड इनकम, ठीक है, कि जो इनकम आपने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं की, राइट। तो ये आपके लिए क्या होता है? ये इट इज शोन एज करंट एसेट। तो आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिस्ट बना के देनी है करंट एसेट की और करंट लाइबिलिटीज की। 7 to 10 करंट एसेट्स देने हैं, 7 to 10 करंट लाइबिलिटीज आपने मेंशन करनी है। Now your next question is business entity concept requires separation of business and owner. Drawings are recorded as business expenses. क्या ड्राइंग्स बिजनेस एक्सपेंस होता है? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो जल्दी से बताओ। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिल्कुल सही है, सेपरेशन होता है बिजनेस और ओनर में, यही बताता है। पर ड्राइंग्स जो हैं वो किसके रिलेटेड होती है, किससे कंसर्न होती है? ओनर से कंसर्न रखती है, ठीक है। ड्राइंग्स किससे कंसर्न रखती है? ओनर से कंसर्न रखती है। ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता है, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इससे इक्विटी कम हो जाती है, इससे क्या हो जाती है? इक्विटी कम हो जाती है ओनर की, ठीक है, बिजनेस में। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज creditors arise due to credit purchase, they are the assets of the business. तो बताओ, both A and R are true and R is the correct explanation. Both A and R are true but R is not the correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true. So the right answer is C, R is false. Reason गलत है, creditors are not the assets, ये liabilities होती हैं, ठीक है, current liabilities. Creditors are the current liabilities, ठीक है। तो A is true, R is false. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। जहां भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। एक बार इसको 100% इसको पढ़िएगा, इसको सॉल्व करिए क्वेश्चंस को और अपने कंसेप्ट्स को शार्प करिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।